देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा का चुनाव पूरा हुआ और हरियाणा में सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी नतीजों से पहले सरकार बनाने का दावा कर रही थी। ऐसे में उनका पूरा सपना चकनाचूर हुआ। तो वही जम्मू एंड कश्मीर में भी बीजेपी प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जा रही है। ऐसे में अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। खासकर महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करने के लिए सत्ता दल और विपक्ष जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को की गई थी। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य की सियासत, एक तरफ महाविकास आघाड़ी की बैठकें तो दूसरी तरफ महायुति की बैठकें चल रही है। साथ ही विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। नेताओं की ओर से बताया जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच होने की संभावना है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दर्शकों, जानकारी सामने आई है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने महायुति गठबंधन छोड़ने का फैसला किया है। यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी विधानसभा की 288 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब इससे महायुति को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि महादेव जानकर ने लोकसभा चुनाव में परभनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय समाज पार्टी से महायुति के सीट आवंटन के बारे में नहीं पूछे जाने से महादेव जानकर नाराज चल रहे हैं। ऐसे में महादेव जानकर ने अब महायुति छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं महायुति गठबंधन में किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय समाज पार्टी को भी इस देश की बड़ी पार्टी बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबरी पर आना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी की ताकत क्या है, हम उसे देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि जानकर ने आगे कहा है कि हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। हम राज्य विधानसभा चुनाव में 288 में से 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं महायुति के साथ था, लेकिन अब महायुति के साथ नहीं हूं। ऐसा महादेव जानकर ने बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं महायुति के साथ था, उन्होंने हमें एक लोकसभा सीट दी। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अब हमें अपनी पार्टी की ताकत देखनी है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 12 विधायक या 2 सांसद चाहिए। साथ ही हम केंद्रीय चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करने के लिए अपने कुछ विधायकों को चुनाव में जिताना चाहते हैं। इसलिए हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि महादेव जानकर ने बताया कि महायुति गठबंधन में किसी भी नेता पर कोई चर्चा नहीं हुई। महादेव जानकर ने कहा, हम महायुति और महाविकास आघाड़ी से नाराज नहीं है। ऐसा उन्होंने मराठी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया है। तो देखा दोस्तों, कैसे चुनाव से पहले एक बार फिर महायुति गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की राजनीति पर सबकी नज़र बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जोरदार चर्चा चल रही है और मैराथन बैठकें भी चल रही है। आपको जानकारी दे कि अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसे कितनी सीटें मिलेगी, कौन छोटा और कौन बड़ा भाई बनेगा। ऐसे में इस बीच शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे पर चर्चा के बारे में शरद पवार ने कहा है कि 288 में से 200 सीटों का बंटवारा हो चुका है। बाकी सीटों के लिए आज बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता तीनों दल कर रहे हैं और वे शाम तक निर्णय देकर हमें सूचित करेंगे। साथ ही शिवसेना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की अपील कर रही है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो पवार ने कहा कि हमारे लिए मामला खत्म हो चुका है। जब हम तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी यह विषय सामने आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और उद्धव ठाकरे मौजूद थे। पवार ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेता मैदान में हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। चुनाव के नतीजे सामने आने दीजिए, फिर इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही शरद पवार ने सुझाव देते हुए बयान दिया था कि जयंत पाटिल पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर फैसला जयंत पाटिल लेंगे। उन पर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है और वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार गुट को पिपानी चुनाव चिन्ह से झटका लगा था। इस साल भी विधानसभा चुनाव में पिपानी चुनाव चिन्ह मैदान में है। इस पर उनसे सवाल पूछा गया, क्या आपको लगता है कि इस बार भी पार्टी को इसकी मार पड़ेगी? इस पर पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि लोकसभा में जो तस्वीर थी वो साफ नहीं थी, अब हमने स्पष्ट कर दिया है। पवार ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बरकरार रही।
लेकिन जम्मू कश्मीर का वैसा नहीं हुआ जैसा हरियाणा में हुआ। इसका असर यहाँ तो नहीं दिख रहा है। पवार ने बताया कि जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान होता है, इसलिए यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो वही दर्शकों, इससे पहले शरद पवार ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि इस समय महाराष्ट्र का प्रशासन गलत हाथों में है, इसका असर पूरे राज्य पर पड़ रहा है। महायुति गठबंधन से महाराष्ट्र की जो छवि खराब हुई है उसे सुधारने की जरूरत है। महाराष्ट्र को वैसा बनाने की जरूरत है जैसा यशवंतराव चौहान के समय था। पवार ने बताया कि मुझे यकीन है कि जयंत पाटिल राज्य का सही तरीके से विकास कर सकते हैं। ऐसी बात शरद पवार ने शिव स्वराज यात्रा के समापन के भाषण में कही थी। तो क्या जयंत पाटिल होंगे महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार? ये चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो गई है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि महायुति का रिपोर्ट कार्ड पेश होने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर शरद पवार को चुनौती दी है। फडणवीस ने कहा है कि सत्ता पक्ष को कोई चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। फडणवीस ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी से पूछिए कि आपका चेहरा कौन है। मेरी शरद पवार को खुली चुनौती है। शरद पवार बताए कि आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। ऐसी चुनौती देवेंद्र फडणवीस ने दी थी। इसके बाद शरद पवार ने एक सांकेतिक बयान दिया, इसलिए उनके द्वारा फडणवीस की चुनौती स्वीकार करने की चर्चाएं होती रही है। शरद पवार ने आगे कहा कि जयंत पाटिल ने 7000 किलोमीटर की शिव स्वराज यात्रा की, वह करीब 76 विधानसभा क्षेत्रों में भी गए। पवार ने बताया कि हमारा राज्य विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। जयंत पाटिल ने राज्य का दौरा किया है और लोगों में उम्मीद जगाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुझे यकीन है कि वह महाराष्ट्र को सही दिशा देंगे। तो देखा दर्शकों, कैसे महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच चल रही सीएम पद की चर्चाओं पर अब शरद पवार ने बड़ा संकेत दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दर्शकों, महाराष्ट्र से एक बार फिर बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते समय बीजेपी के त्याग की याद दिलाई है। ऐसी खबर इस दिनों राजनीतिक चर्चाओं में है। इस पर अब बीजेपी नेता ने बयान देकर मामले की पूरी स्पष्टता दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चर्चा को खारिज करते हुए कहा कि हम खुद इस बैठक में शामिल हुए, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अमित शाह ने शिंदे को कोई सलाह नहीं दी। आपको बता दें कि इससे पहले महायुति गठबंधन में चिंगारियां उड़ती नजर आई, क्योंकि बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले से लेकर शिवसेना नेता संजय सिरसाट और भरत गोगावले तक कई लोगों ने त्याग की कथित सलाह पर टिप्पणियां की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी में शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी के महायुति गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुई। इस मौके पर महायुति का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया गया। राजनीतिक हलके समेत आम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि विधानसभा चुनाव के लिए महायुति गठबंधन के घटक दलों के सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी या नहीं, लेकिन इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। इस बीच जब पूछा गया कि महायुति का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से अपील की कि महाविकास आघाड़ी को पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि महायुति का सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है। महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी समुदाय के आरक्षण को खतरे में डाले बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देने का आश्वासन भी दिया गया। आपको बता दें कि अमित शाह द्वारा एकनाथ शिंदे को बीजेपी के त्याग की याद दिलाने वाली कथित सलाह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री पद महत्वपूर्ण है, सरकार उनकी है। हम एकनाथ शिंदे सरकार कहते हैं, इसलिए हम भी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे पास इतने विधायक हैं, हमें उनका ख्याल रखना होगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमारी भी मांग है कि हमें 2 चीज़ें ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमें कुछ समितियां, निगम मंडल मिलने चाहिए। एकनाथ शिंदे को संख्या बल के हिसाब से हमारा समर्थन करना चाहिए। तो वही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नेता अजित पवार ने लाडली बहन योजना पर भी बड़ा भाष्य किया है। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने इस योजना की आलोचना की थी और कहा था कि चुनाव के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इस पर बोलते हुए अजित पवार ने कहा कि वह इस लाडली बहन योजना की राशि को और बढ़ाएंगे। हमने लोगों के लिए जीवन बदलने वाली योजनाएं प्रदान की है। हमारी योजनाओं को मिल रही प्रतिक्रिया से विरोधी चकित है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की सफलता ने उन्हें झंझोर कर रख दिया है। इसकी आलोचना की गई कि इसे बंद किया जा रहा है। इस पर बोलते हुए अजित पवार ने स्पष्ट किया कि वह इस लाडली बहन योजना की राशि को और बढ़ाएंगे। अजित पवार ने जोर देते हुए ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गवाही में मैं कहता हूँ कि इस योजना में 1 साल के लिए कुल 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं महाराष्ट्र की सभी महिलाओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ
कि यह योजना जारी रहेगी। इसके साथ ही इस योजना पर सीएम शिंदे ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम शिंदे ने कहा है कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं ने विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी है। लाडली बहन योजना पर हमारा विपक्ष ने मजाक उड़ाया, भीख देते हो ऐसा भी कहा गया। योजना के विरुद्ध कोर्ट ने उन्हें मुंबई से भगा दिया। मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना सुपरहिट हो गई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा है कि हमारी नीति देने की है। आलोचक आचार संहिता के पैसे देने के बारे में बात करेंगे, इसलिए हमने अक्टूबर में ही पैसा दे दिया। तो देखा दर्शकों, महायुति के नए नए राजनीतिक चाल से एक बार फिर वो महाराष्ट्र की जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम करने का प्रयास करती दिख रही है। ऐसे में सत्ता का सपना देख रहे विपक्ष के हाथ से फिर से सब फिसलता दिख रहा है, जिससे कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार में खलबली मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दर्शकों, पिछले कुछ सालों से लॉरेंस बिश्नोई का नाम देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने के बाद कुछ समय तक यह चर्चा ठंडी पड़ गई थी, लेकिन हाल फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में कनाडा ने बिश्नोई का नाम लेकर भारत सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा बिश्नोई का नाम घर घर में इसलिए मशहूर हो गया है क्योंकि जेल में रहने के बावजूद भी उनकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कनाडा ने खालिस्तानवादी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार पर आरोप लगाया है। कनाडा ने यह भी दावा किया है कि भारत सरकार के अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की मदद ले ली। ऐसे में इस पृष्ठभूमि में एक तरफ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन उजागर होने लगा है। इसको लेकर भारत के राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है और कांग्रेस ने इस संबंध में अपना पक्ष भी रखा है। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से सांसद अमरिंदर सिंह राजावरिंग ने इस पर संदेह जताया है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कनाडा के आरोप एक गंभीर मुद्दा है और इस मामले के सारे तार लॉरेंस बिश्नोई तक जाते हैं। कनाडा के मुख्यमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर अमरिंदर सिंह राजावरिंग ने परोक्ष रूप से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं खालिस्तान समर्थक नहीं हूं, मैं एक सच्चा भारतीय हूं, लेकिन कनाडा द्वारा लगाए गए आरोप गंभीरता से लेने के लायक है। जैसे जैसे दिन ब दिन नई नई चीजें सामने आ रही है, लोग अब यह मानने लगे हैं कि सरकारी मशीनरी और बिश्नोई के बीच कुछ तो चल रहा है। अमरिंदर सिंह राजावरिंग ने कहा है कि ऐसा सोचने का कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में है तब भी उनके इंटरव्यू चैनलों पर प्रसारित हो रहे हैं। वह गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी उसके गैंग के साथी ले रहे हैं। जब यह सब हो रहा था, बिश्नोई को हिंदुस्तानी और गाय उपासक के रूप में चित्रित किया जा रहा था, जबकि सिद्धू मूसेवाला की छवि खराब की जा रही थी। ऐसा भी अमरिंदर सिंह राजावरिंग ने उल्लेख किया है। तो वही इस बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल को अपना घर बनाकर रह रहे हैं। भले ही वह जेल में हैं, लेकिन उन्हें यह सुनकर गर्व होता होगा कि कनाडा और अमेरिका में भी उनके नाम के बारे में बात की जा रही है। ऐसा भी अमरिंदर सिंह ने कहा है। उन्होंने आपत्ति जताई कि बिश्नोई जेल में ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और दूसरी ओर सोशल मीडिया के माध्यम से गरीब युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं करना चाहती। राज्य सरकार ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में मुलाकात की गई थी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस पर संज्ञान लेने के बाद सारी स्थिति सामने आ गई है, लेकिन उसके बाद भी संबंधित जेल पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देखा दोस्तों, कैसे अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राजनीतिक और सियासी घटनाओं पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। ऐसे में जेल में रहते हुए अपने नाम का डंका बजाने वाले लॉरेंस बिश्नोई पर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने जम लिया है। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।